Hello friends, welcome to my channel and my today's topic is chemical properties of alkyne. Actually alkynes की method of preparations, alkynes का introduction और इसकी chemical properties में से acidic properties और addition reactions को हम already discuss कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं oxidation reduction reactions, polymerization reactions, isomerization reactions and distinguished टेस्ट। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए जिससे आपको इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज और एडिशन रिएक्शंस की फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइंस को हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें जितने भी कार्बन है सब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन लेके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर क्योंकि ये हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन है इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन की परसेंटेज कम है बिकॉज ऑफ अनसेचुरेशन, तो इसमें वाटर भी कम निकलेगा। जब इसमें वाटर कम आउट होगा तो इसमें हीट ज्यादा निकलेगी क्योंकि वाटर के कारण फ्लेम जो है वो ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए हम इसकी जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है इसको हम वेल्डिंग के लिए भी काम में लाते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है और इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होने के कारण इसमें कार्बन का कई बार कंप्लीट कंबस्टन नहीं हो पाता तो एटॉमिक कार्बन भी बाहर आता है जिसके कारण आपको जो फ्लेम मिलती है वो सूटी फ्लेम होती है। सूटी फ्लेम मीन्स ऐसी फ्लेम जिसमें से कार्बन का धुआं, काले काले पार्टिकल्स जो है ब्लैक कलर के वो साथ में धुएं वाले निकलते हैं। और क्योंकि कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन यहाँ नहीं हो पाता, कभी कभी अगर ऑक्सीजन कम है एयर के अंदर तो इसकी फ्लेम येलो कलर की होती है और जिसके कारण आपको लाइट भी दिखाई देती है। तो ये वो रिएक्शन है जिससे हमें लाइट भी मिलती है, जिससे हमें हीट भी मिलती है। और अगर आप हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन देते हैं यानी कि हर कार्बन का कंप्लीट कंबस्टन कर देते हैं तो आपको हाई टेम्परेचर वाली ब्लू फ्लेम मिलती है और इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड इसका हम देखते हैं कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 से, जिसमें सिंपल एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 OH दोनों कार्बन पे आएंगे और जब 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों पे 2 OH ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हॉट KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो डाइल्यूट या एल्कलाइन KMnO4 होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो केवल हाइड्रोक्सिल ग्रुप देता है। जबकि इसमें हम क्या देखते हैं, ये कार्बन कार्बन के तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और आपको आगे एसिड ग्रुप्स मिलते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने इसको एल्कीन के चैप्टर में भी पढ़ा था और इसका जो मैकेनिज्म है वो मैंने अलग से एक प्ले लिस्ट में जिसमें सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म दिए उसमें दे रखा है। अगर आप चाहो तो इसका मैकेनिज्म वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल इस रिएक्शन को ही मेंशन करूंगी। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इससे आपको जो हाइड्रेशन वाली रिएक्शन यानी कि H और OH जो जुड़ता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल से जुड़ता है। मींस टर्मिनल कार्बन पे आपको OH ग्रुप मिलता है और जो बीच वाला कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन आता है। और नेक्स्ट इसकी हम ओजोनोलिसिस रिएक्शन देखेंगे जिसमें 2 पाई बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे और पहले ओजोन का मॉलिक्यूल पूरा जुड़ के मोलोजेनाइड बनाता है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट होता है और आपको मिलता है ओजोनाइड। और ओजोनाइड का 2 टाइप का ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्टिव और एक ऑक्सीडेटिव, दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप ध्यान दो, एसिटाइलिन में 2 कार्बन है तो दोनों कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 में। तो यू आर गोइंग टू गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। टोटल हाइड्रोजन 2 है, दोनों अगर वाटर बनाएंगे तो आपको एक वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है। साथ में आपको हीट मिलती है, लाइट मिलती है। और अगर हम हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन काम में लें यानी कि कोई गुंजाइश ही ना छोड़े कि कोई कार्बन का ऑक्सीडेशन ना हो और वो केवल कार्बन की फॉर्म में या सूट की फॉर्म में बाहर आए तो हम इस रिएक्शन को काम में लाते हैं वेल्डिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जो जितने भी वेल्डर्स हैं वो मेटल को वेल्ड करने के लिए एसिटाइलिन वाली
रिएक्शन को काम में लाते हैं। तो अब आप देखो, अगर आप प्रोपाइन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ आपको देखो कितनी ऑक्सीजन यूज में हुई है, 2 O2 और हाफ। तो यहाँ आपको काम में आई है 5/2 O2। और इस रिएक्शन में ध्यान दो, 3 कार्बन है तो यू आर गोइंग टू गेट 3 CO2 और हाइड्रोजन टोटल 4 है तो आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो कितनी ऑक्सीजन काम में आ गई, 2 मीन्स 1 O2 मॉलिक्यूल और 3 O2। तो यहाँ आपको 4 O2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। साथ में हीट और लाइट तो एलिमिनेट होगी ही होगी। और अगर यहाँ पे 4 कार्बन है तो आपको 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और 6 हाइड्रोजन है तो यू आर गोइंग टू गेट 3H2O। और साथ में आपको हीट और लाइट मिलने ही वाली है। तो कितने ऑक्सीजन काम में आए, 4 O2 प्लस 1.5। तो ये आपको हो गया 5.5 O2, यानी कि 9/2 O2, सॉरी 11/2 O2 आपको काम में आएंगे। तो इस तरह से हम इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ एल्कलाइन KMnO4 और डाइल्यूट KMnO4। बीइंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सिर्फ OH ग्रुप ही दे पाता है। तो ध्यान दो, ये एसिटाइलिन है, इसके ऊपर जब हम डाइल्यूट या एल्कलाइन KMnO4 की रिएक्शन कराते हैं, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म वाली लिस्ट में शेयर किया हुआ है। तो अब देखो, पहले इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों के ऊपर क्या होगा, एक OH ग्रुप आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड बचेगा। अब इस पाई बॉन्ड के ऊपर एक बार और रिएक्शन हो सकती है तो ये एक और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप हो जाएंगे। और एज वी नो दैट 2 OH ग्रुप्स ऑन सेम कार्बन एटम आर नॉट स्टेबल, दे एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल इमीडिएटली। तो ये इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एक इसमें से निकलेगा और आपको 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे। और क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन नहीं करता, इसलिए सिग्मा बॉन्ड विल रिमेन इंटेक्ट। दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड इंटेक्ट रहेगा और ये जो मॉलिक्यूल बनता है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर इथेन डाइएल है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइऑक्सल। तो आपने इसका कॉमन नेम भी अच्छे से याद रखना है। समटाइम्स क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होता है तो इसमें इनॉल टोटोमेरिज्म हो जाती है। ये क्या है, इन प्लस ऑल है और ये कीटो इनॉल जो आपने टोटोमेरिज्म पढ़ रखी है उससे क्या होता है, एक हाइड्रोजन, जैसे ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन पे चला गया और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे आ गए तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन इधर चला गया और ये पाई बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह गया। तो आपको ये मिल गया एक कार्बन पे एल्डिहाइड और एक कार्बन पे OH ग्रुप। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोक्सल। क्योंकि ग्लाइकॉल कब होता, जब दोनों पे OH होता, और ग्लाइऑक्सल कब होता, जब दोनों पे एल्डिहाइड होता। तो ये आधा ग्लाइऑक्सल है, आधा ग्लाइकॉल है, तो इसको हम मिक्स करके नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोक्सल। नेक्स्ट, अगर आप प्रोपाइन लेते तो अब इसमें पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक OH ग्रुप आएगा, फिर ये दूसरा होगा, दोनों पे 2 OH आएंगे, उसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो आपको CH3 और C डबल बॉन्ड O CHO मिलने वाला है। तो ध्यान दो, अगर ये ना होता तो ये क्या था, यहाँ पे H होता तो ये था आपका ग्लाइऑक्सल। अब इसमें एक हाइड्रोजन की जगह एक मिथाइल आ गया तो इसको हम नाम देते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सल। सिमिलरली अगर यहाँ दोनों तरफ मिथाइल है, ये 2 ब्यूटाइन है तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और इन दोनों पाई बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर 2 OH आएंगे जिसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे और आपको मिलने वाला है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। क्योंकि इतना मॉलिक्यूल अगर ये ना होता और ये ना होता तो क्या होता, 2 हाइड्रोजन होते, फिर इसका नाम ग्लाइऑक्सल होता। अब दोनों हाइड्रोजन की जगह 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं तो इसका नाम है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। और अगर यहाँ पे आपने 1 ब्यूटाइन ले लिया तो ये दोनों क्या होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, इन दोनों कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा और आपको यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप मिलेगा तो इसका नाम होगा इथाइल ग्लाइऑक्सल। सिमिलरली कहीं पे भी किसी भी एल्काइन में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर डाइल्यूट KMnO4 की रिएक्शन करनी हो तो आप दोनों पाई बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर क्या करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, अगर कॉर्नर का है तो एल्डिहाइड ग्रुप और बीच वाला कार्बन है तो कीटोन ग्रुप जोड़ देंगे। सो सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं
एल्काइंस का हॉट KMnO4 या फिर एसिडिक KMnO4 से ऑक्सीडेशन। हॉट KMnO4 या एसिडिक KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये नॉट ओनली पाई बॉन्ड, ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है, यानी कि उस बॉन्ड के ऊपर भी अपने OH ग्रुप दे देता है। तो देखो अब जब ये 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री होंगी, तो तीनों वैलेंसी पे OH, इधर भी तीनों वैलेंसी पे OH और दोनों कार्बन का कोई लिंक नहीं बचेगा। और 3 OH सेम कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, उसमें से तुरंत क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है और आपको मिलता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया तो HCOOH, HCOOH, आपको 2 एसिड मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के मिलते हैं। सिमिलरली अगर आपने प्रोपाइन लिया है तो अब इसके तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये कार्बन एसिड में कन्वर्ट होगा, ये कार्बन, तो यहाँ आपको 2 कार्बन का एसिड यानी कि एसिटिक एसिड और यहाँ आपको 1 कार्बन का एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड मिलने वाला है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में है यानी कि सिमेट्रिकल एल्काइन है तो ये तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक होने पर आपको एक इधर 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, एक इधर 2 कार्बन वाला एसिड मिलेगा, यानी कि 2 आपको एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। और अगर एसिमेट्रिक एल्काइन है तो यहाँ आपको 3 कार्बन वाला एसिड और यहाँ आपको 1 कार्बन वाला एसिड मिलेगा, यानी कि आपको एक प्रोपेनोइक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो आपने देखा जब आप डाइल्यूट KMnO4 से कराते हैं तो आपको केवल एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन जब आप एसिडिक KMnO4 से रिएक्शन कराते हैं तो आपको एसिड्स मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के लिए जैसे आपने एसिटाइलिन लिया, इसकी रिएक्शन आप B2H6 से कराते हैं। तो B2H6 एक्चुअली डाइमर है बोरोन हाइड्राइड का, तो ये रिएक्शन करते समय BH3 की तरह ही एक्ट करता है। तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्शन करते हैं। पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इसका एक हाइड्रोजन इसके ऊपर और इस वैलेंसी से बोरोन जुड़ जाता है, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर एक हाइड्रोजन और बोरोन जुड़ जाता है। तो अल्टीमेटली आपको देखते हैं कि तीनों एसिटाइलिन मॉलिक्यूल में एक एक कार्बन के ऊपर तो BH3 से हाइड्रोजन आ गया और जो दूसरा कार्बन है वो बोरोन से जुड़ जाता है, जिसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, इसको आप ट्राई विनाइल बोरोन कह सकते हैं क्योंकि ये विनाइल ग्रुप हैं तीनों। और इसका अगर हम एल्कलाइन पेरोक्साइड से हाइड्रोलिसिस करें, एल्कलाइन पेरोक्साइड मीन्स H2O2 और NaOH, तो देखो इस बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन होगा, दोनों को एक एक OH ग्रुप मिलेगा। सिमिलरली इसका होगा और सिमिलरली इसका, तो एक OH इसको, एक OH इसको, एक OH इसको मिलेगा। तो आपको 3 मॉलिक्यूल्स क्या मिल गए, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, क्योंकि इसके ऊपर OH आ गया तो आपको विनाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिल गए। और 3 OH किसको मिल गए, एक इधर से, एक इस बॉन्ड से, एक इस बॉन्ड से, 3 OH बोरोन को मिल गए। तो ये साथ में बन गया BOH का होल थ्राइस, जिसे आप ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर भी OH स्टेबल नहीं होता, ये इनॉल कहलाता है, तो इसमें क्या होगा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर और यानी कि 1 पोजीशन से 3 पोजीशन पे, ये OH पे है, आप इसको 1 पोजीशन कंसीडर करेंगे, 1 2 3, और पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH3CHO, तो आपको एल्डिहाइड मिलते हैं। तो जब भी टर्मिनल एल्काइन होगी, जैसे ये टर्मिनल एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन है, तो देखो इसमें भी अगर आप BH3 से रिएक्शन कराएंगे तो और फिर उसके बाद एल्कलाइन पेरोक्साइड से आप करेंगे तो इसके ऊपर पहले एक H आएगा, इधर बोरोन जुड़ेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा और फिर उसके अंदर टोटोमेरिज्म होगी, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 2 H आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH3CH2 और ये हो जाएगा CHO। तो आपको मिल गया, देखो पहले ये बना CH3CH डबल बॉन्ड CHOH, फिर ये हाइड्रोजन इधर आ गया, पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो आपको मिल गया एल्डिहाइड। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई से भी अगर टर्मिनल एल्काइंस हैं उसके ऊपर हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराते हैं, द ओनली प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। तो देखो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है टर्मिनल एल्काइंस में और इसमें जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस हैं उसमें कितना अच्छा तरीका है कि जब टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन आप हाइड्रोबोरेशन से करेंगे तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है और वो है एल्डिहाइड। लेकिन अगर
ट्रिपल बॉन्ड नॉन टर्मिनल है, यानी कि बीच में, रिंग चेन के बीच में है। तो अब इसके अगेन दो चांसेस हैं, सिमेट्रिकल भी हो सकती है और असिमेट्रिकल भी हो सकती है। तो पहले हम सिमेट्रिकल केस ले रहे हैं। सिमेट्रिकल में देखो, एक के ऊपर हाइड्रोजन आएगा, दूसरे कार्बन से बोरोन जुड़ेगा, फिर दूसरा, ऐसे 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे तो तीनों में एक के ऊपर हाइड्रोजन यहाँ और बोरोन यहाँ आएगा। और जब आप उसका एल्कलाइन पेरोक्साइड से हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बोरोन की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो देखो ये अगेन इनॉल है। अब इनॉल को आप टॉटोमेरिज्म कराएंगे, हाइड्रोजन इधर और पाई बॉन्ड इधर कराएंगे तो क्या होगा, आपको ये कीटोन मिलेगा। लेकिन देखो ये तो मैंने यहाँ पे बोरोन को जोड़ा था, अगर मैं यहाँ जोड़ती तब भी आपको यही प्रोडक्ट मिलता। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर सिमेट्रिकल एल्काइंस है तो सिमेट्रिकल एल्काइंस है और नॉन टर्मिनल है तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कीटोन। लेकिन वो कीटोन एक ही तरह का होगा, 2 टाइप के कीटोन नहीं होंगे। और अगर ये एल्काइन आपकी असिमेट्रिकल होती, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ये वाली एल्काइन ले ली, इसमें मैंने यहाँ ले लिया C2H5 और इधर ले लिया CH3। तो देखो अब 2 चांस है, वो इधर भी जुड़ सकता है बोरोन और इधर भी जुड़ सकता है। अगर वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा C2H5 और इसके अंदर यहाँ रहेगा CH3 और इधर आएगा OH। और इसमें जब टॉटोमेरिज्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ रहेगा CH3। तो आपको क्या मिला, 2 पेंटेनॉन। और इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता था कि यहाँ हाइड्रोजन आती और इस कार्बन पे क्या होता, बोरोन जुड़ता। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता वो ये मिलता C2H5 और यहाँ पे आता OH और ये CH3। यानी कि पहले आप बोरोन हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर आप एल्कलाइन पेरोक्साइड से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन आप किससे कराएंगे, BH3 से। तो अब ये जो इनॉल बना, इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगी, हाइड्रोजन इधर, पाई बॉन्ड इधर, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 3 पेंटेनॉन। तो आपने देखा, अगर आप नॉन सिमेट्रिकल एल्काइंस लेके चलेंगे तो आपको 2 टाइप्स के, यानी कि जो भी पॉसिबल कीटोन्स बन सकते हैं वो सारे मिलेंगे। सिमेट्रिकल लेंगे तो एक टाइप का कीटोन मिलेगा, और अगर टर्मिनल एल्काइन ली है आपने तो आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, कीटोन्स नहीं मिलते। सो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कई बार वो रिट्रो में पूछता है कि यहाँ एल्काइन कौन सी होगी, आपको प्रोडक्ट दे दिया जाता है। प्रोडक्ट से आपने खुद ने रिट्रो रिएक्शन करके ये गेस करना होता है कि कौन सा रिएक्टेंट एग्जामिनर ने लिया होगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन इज ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ओजोन। हम एल्काइन की रिएक्शन ओजोन से अगर लो टेम्परेचर पर और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो सबसे पहले ये मोलाजोनाइड बनता है और तीनों ऑक्सीजन एक साइड होती हैं। इसमें फिर रीअरेंजमेंट होता है और आपको मिलता है रीअरेंजमेंट के बाद ओजोनाइड। ये आपका है ओजोनाइड। ध्यान दें, इसका मैकेनिज्म भी मैंने अपनी मैकेनिज्म वाली प्लेलिस्ट में शेयर कर रखा है। इन केस यू वांट टू रीड इट्स मैकेनिज्म ऑल्सो, यू कैन गो थ्रू माई दिस प्लेलिस्ट। नेक्स्ट, अगर ये जो ओजोनाइड बना, इसके अब 2 टाइप के ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, एक रिडक्टिव, एक ऑक्सीडेटिव। जब आप इसका वाटर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं जिंक की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे ब्रेक होगा, साथ में इस ऑक्सीजन को जिंक ले लेगा और आपको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे फ्री ऑक्सीजन नहीं है। तो देखो, जब ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा CHO, फिर ये दोनों कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और ये भी बनेगा CHO। तो आपको जो कंपाउंड प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है दैट इज ग्लाइऑक्सल। और अगर आप इसमें क्या करें, यहाँ पे सिंपल वाटर लें तो वाटर के केस में क्या होगा, पहले यही बनेगा, लेकिन वो जो ऑक्सीजन, ये वाली ऑक्सीजन साथ में बनी है, ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देती है। और हम जानते हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें एसिड्स मिलते हैं। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे COOH और ये भी COH, तो इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट, अगर आपने प्रोपाइन लिया
तो प्रोपाइन के केस में पहले वो मोलेजोनाइट बनेगा और फिर उससे ओजोनाइट बनेगा। ओजोनाइट का अगर आप रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते हैं मीन्स जिंक की प्रेजेंस में, तो ये भी एल्डिहाइड और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप आएगा। तो ये हो जाएगा देखो कीटो ग्रुप, ये हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका नाम होता है मिथाइल ग्लाइऑक्सल, क्योंकि अगर ये ना होता हाइड्रोजन होता तो इसका नाम ग्लाइऑक्सल था, अब मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सल। लेकिन अगर आप इसका ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस में ऐसे मतलब फ्री ऑक्सीजन की तरह बाहर आती है, ये इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करती है। तो ये कीटो ग्रुप का तो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, लेकिन ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और आपको मिलता है एसिड। तो इस एसिड का नाम होता है पाइरुविक एसिड या इसको हम अल्फा कीटो एसिड भी कहते हैं। और अगर आपने इसमें प्रोपाइन की जगह कंपाउंड लिया होता 2-ब्यूटाइन, ये देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 2-ब्यूटाइन, तो यहाँ पे आपको इस H की जगह क्या मिलने वाला था 2-ब्यूटाइन, यहाँ पे एक CH3 मिलने वाला था। और जब आप इसका रिडक्टिव करते तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे आपको CH3 मिलता जिसका नाम हो जाता डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। लेकिन जब आप इसका ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस करते तो क्योंकि आपके पास दोनों ही कीटो ग्रुप है, दोनों कीटो ग्रुप का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो आपको ये नहीं मिलता सेम प्रोडक्ट, ऑक्सीडेटिव से भी और रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस से भी आपको सेम प्रोडक्ट ही मिलता। तो ये था आपका ओजोनोलिसिस। इसमें आप एक रिएक्शन और कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहने दें, यहाँ पे आप C2H5 कर दें। तो जब यहाँ C2H5 कर देंगे तो यहाँ आपकी हाइड्रोजन ही रहेगी और इस ग्रुप पे C2H5 आ जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन रहेगी। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, सॉरी ये हो जाएगा OH क्योंकि ये तो ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-कीटो या 2-कार्बोनाइल और ब्यूटेनोइक एसिड। कार्बोनाइल को हम ऑक्सो भी कहेंगे। और यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये आपका एसिड रहेगा और यहाँ पे रहेगा C2H5, सॉरी एल्डिहाइड रहेगा, ये आपका C2H5, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, डाइमिथाइल की जगह क्या हो जाएगा इथाइल ग्लाइऑक्सल। तो ये पूरा था ओजोनोलिसिस रिएक्शन। इस तरह से हमने सारे टाइप के ऑक्सीडेशंस पढ़े एल्काइन के। अब हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन एंड रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, साथ में आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन में 4 टाइप का रिडक्शन होता है। फर्स्ट होता है प्रोटोनोलिसिस। प्रोटोनोलिसिस में हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं और लास्ट में हम उसके जो सेकंड स्टेप है उसमें हम इंस्टेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराने के हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं। और दूसरा होता है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में हम कोई मेटेलिक कैटलिस्ट लेते हैं और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। नेक्स्ट लिंडलार कैटलिस्ट, ये एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट है जिसमें हम पैलेडियम के ऊपर BaSO4 की कोटिंग कर देते हैं और साथ में हम सल्फर या क्विनिडीन लेते हैं। और लास्ट वन इज केमिकल रिडक्शन, जिसमें हम मेटल को, सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल को हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं जिससे कि नेसेंट हाइड्रोजन बनती है और वो इसका रिडक्शन करती है। तो ध्यान दो, सबसे पहले आपने एसिटाइलिन ली, तो इसके 3 मॉलिक्यूल BH3 के साथ रिएक्शन करके इस तरह से विनाइल बोरोन देते हैं। और इसके ऊपर अब हम H2O2 की रिएक्शन नहीं करा रहे, हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, वाटर से। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो 3H तीनों को एक एक मिल जाएगा, तीनों विनाइल को एक एक मिल जाएगा और 3 OH जो है बोरोन को मिल जाएंगे। तो आपको बनने वाला है BOH होल थ्राइस यानी कि H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड और 3 मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे इथीन के। नेक्स्ट आपने एसिटाइलिन ली, ये एसिटाइलिन ली और इसकी रिएक्शन आपने या तो पैलेडियम या प्लेटिनम या निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करा दी। टेम्परेचर हाई टेम्परेचर 523 से 575 केल्विन तक और हाई प्रेशर पर। तो इसका पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और एक एक हाइड्रोजन आ जाती है और दोनों पे जुड़ता है एक एक हाइड्रोजन और आपको प्रोडक्ट मिलता है इथीन। इस रिएक्शन में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है,
हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक पाई बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का, लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन पे जो हीट रिलीज होती है वो ज्यादा होती है और एक पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन को, एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कम होती है। तो इसमें आपको फर्स्ट स्टेप में -176 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। और ये क्योंकि हाइड्रोजन वहां हाई प्रेशर पर, तो ये क्या करता है, इसका फर्दर रिडक्शन कर देता है और आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलता है एल्केन। और सेकेंड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 138 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपने लिया 2-ब्यूटाइन। अब मैंने 2-ब्यूटाइन इसलिए लिया ताकि मैं इसकी स्पेसिफिसिटी जो इस कैटलिस्ट की है वो आपको समझा सकूं। तो आपने लिंडलार कैटलिस्ट लिया और ये होता है लिंडलार कैटलिस्ट। कौन सा? पैलेडियम BaSO4 प्लस सल्फर या फिर क्विनिडीन। तो अब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, जब आप H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्ट करके आपको जो प्रोडक्ट देने वाला है वो सिस देने वाला है, यानी कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जो दोनों हाइड्रोजन आएंगे वो सेम साइड पे आएंगे, तो आपको यहाँ पे सिस प्रोडक्ट मिलता है। और अगर आप इसी एल्काइन का किससे रिडक्शन कर दो, केमिकल रिडक्शन कर दो, यानी कि सोडियम मेटल और अमोनिया से रिएक्शन कराओगे आप, तो ये बन जाएगा NaNH2 प्लस हाइड्रोजन, फिर दोबारा एक बार और हो जाएगी, तो आपको मिलने वाला है यहाँ जो रिएक्शन होगी उसमें एक हाइड्रोजन अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आता है, यानी कि यहाँ एंटी एडिशन होता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांस मिलता है। तो आपने देखा अगर आप 2-ब्यूटाइन का लिंडलार कैटलिस्ट से करेंगे तो आपको सिस 2-ब्यूटीन मिलेगा और अगर आप केमिकल रिडक्शन करेंगे तो आपको ट्रांस 2-ब्यूटीन मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2-ब्यूटीन लेके चलते किसमें, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में, तो इसमें आपको क्या होता, सेम इस तरह से दोनों हाइड्रोजन की जगह एक CH3 रहता, इधर भी एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3। और इसका मैकेनिज्म भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि एक साइक्लिक 4 मेंबर रिंग वाला ट्रांजिशन स्टेट बनती है और इसमें आपको सिस प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड जुड़ते हैं। तो जब आप ये लेंगे तो इसमें आपको 2-ब्यूटीन मिलेगा और ये 2-ब्यूटीन कौन सा आइसोमर होगा, सिस 2-ब्यूटीन होगा। और इस केस में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही 2-ब्यूटीन बनेगी वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें सिस ट्रांस होता ही नहीं है। तो ये थी रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिटाइलिन। सबसे पहले हम देखते हैं ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट, अगर हम पॉलीमराइजेशन रेड हॉट आयरन ट्यूब में कराएं, दूसरा हम निकिल साइनाइड की प्रेजेंस में कराएं, तीसरा हम कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में कराएं, या फिर हम इसका लीनियर पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बेंजीन ली और इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में, एक हम आयरन ट्यूब लेते हैं, इधर से हम एसिटाइलिन डालते हैं, ये यहाँ से गर्म करते रहते हैं, तो ये इतनी गर्म कर देते हैं कि आयरन ट्यूब जो है वो रेड कलर की हो जाए, रेड हॉट हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, बेंजीन की वेपर्स मिलती हैं। इसमें अल्टीमेटली होता क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन, इस तरीके से इनका एक एक बॉन्ड ब्रेक होता है तीनों का, और इन सब की एक एक वैलेंसी फ्री होती है जो आपस में जुड़ जाती है। तो देखो मैं आपको जोड़ के दिखाती हूँ, यहाँ ये एक एक जुड़ गई इससे, तो ये आपको क्या मिल गया, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो आपने एसिटाइलिन से बना लिया बेंजीन। और अगर आप प्रोपाइन लेके चलते तो प्रोपाइन में क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप है, इसको अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते तो 3 मॉलिक्यूल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें अगेन एक एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो अब ये कार्बन इससे, ये कार्बन इससे और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा तो बेंजीन, लेकिन वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा और इसका नाम होता है मेसिटाइलिन या फिर 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट, अगर आप निकिल साइनाइड की प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इसके 4 मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से, जैसे ये 3 थे ऐसे ही 4 होते हैं, लेकिन ये 4 प्लेनर नहीं होते, ये बोट शेप में होते हैं और आपको
और 8 मेंबर रिंग मिलती है जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और इसका नाम होता है 1357 साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। और अगर हम इसका कॉपर क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ध्यान दो, ये मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए। एक मॉलिक्यूल में होती है एडिशन रिएक्शन, दूसरे मॉलिक्यूल में होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान दो, जैसे मैंने सोचा कि इस पे एडिशन रिएक्शन करानी है तो इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी। अब अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाए तो ये हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन पे दे दिया तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH। और क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री है और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई है, ये आपस में जुड़ गए। तो आपने देखा सेकेंड नंबर वाले मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की जगह विनाइल ग्रुप आ गया और फर्स्ट नंबर वाले मॉलिक्यूल में एक कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया और एक कार्बन पे एसिटिनाइल ग्रुप आ गया और इसका नाम होता है विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन। और अगर हम एक और मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा दें तो अभी इसका एक और हाइड्रोजन एसिडिक है तो वो हाइड्रोजन इसको दे देता है, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और ये कार्बन इससे जुड़ जाता है। तो अब देखो उसमें एडिशन हुई, इसमें अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है डाइविनाइल एसिटाइलिन। डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो देखो ये एसिटाइलिन ग्रुप है और इसके दोनों तरफ क्या है, एक एक विनाइल ग्रुप है, तो इसको हम डाइविनाइल एसिटाइलिन बोलते हैं। इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो आपको विनाइल एसिटाइलिन मिला इसको हम रॉ मटेरियल की तरह काम में लाते हैं क्लोरोप्रिन बनाने के लिए। और क्लोरोप्रिन की इंपॉर्टेंस ये है कि हम उसको पॉलीमराइज्ड करके नेचुरल रबड़ आइसोप्रिन बनाते हैं। तो ध्यान दो, जैसे अब इसके ऊपर अगर आप HCl की रिएक्शन कराएंगे तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पहले रिएक्शन होगी। तो इसलिए देखो यहाँ हाइड्रोजन एंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल यहाँ Cl आ जाएगी। तो आपको मिल जाएगा 2-chloro-1,3-butadiene और इसी का नाम होता है क्लोरोप्रिन। और क्लोरोप्रिन का अगर हम पॉलीमराइजेशन करें तो जो रबड़ मिलता है इसके N मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं और आपको जो रबड़ मिलता है उसका नाम होता है आइसोप्रिन, जो कि नेचुरल रबड़ है। नेक्स्ट, अगर आप एसिटाइलिन का हम सुटेबल कंडीशंस में लीनियर पॉलीमराइजेशन करें तो इसके N मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरीके से लीनियरली जुड़ते जाएंगे, साइक्लिक प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। और जो पॉलीमर बनेगा अगेन इट विल हैव अनसैचुरेशन, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड थे, 2 पाई बॉन्ड थे, तो एक तो पॉलीमराइजेशन से ब्रेक हो जाएगा लेकिन एक बॉन्ड अभी भी बचेगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो अनसैचुरेट है, इट हैज अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स और वो भी कितने, N नंबर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। तो इट कैन पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एंड इट कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है और इसीलिए हम इस पॉलीमर को बैटरीज में काम में लाते हैं, बिकॉज दे आर कंडक्टिव पॉलीमर्स। ये गुड कंडक्टर पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जैसे कि इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि इसमें आपको इस रिएक्शन के बाद दूसरा आइसोमर मिलने वाला है। तो हम क्या देखते हैं, अगर हमने सिमेट्रिकल एल्काइंस ले रखी हैं, आपने ले रखा है 2 ब्यूटाइन, तो आप देख रहे हैं टर्मिनल नहीं है, इसको अगर आप NaNH2 की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको मिलता है 1 ब्यूटाइन। तो ये आपको क्या मिल गया, टर्मिनल मिल गया। और अगर आपने टर्मिनल से नॉन टर्मिनल बनानी है तो आप इसको एल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में गर्म कर दो इसको, तो आप देखेंगे पहले ये बनेगा एलीन, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इधर भी और इधर भी, और ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 ब्यूटाइन में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कहलाती है आइसोमराइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें आप एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर ले रहे, और इन आइसोमर्स का नाम होता है पोजीशन आइसोमर्स, क्योंकि ये 2 ब्यूटाइन है, ये 1 ब्यूटाइन है। तो चेन की लेंथ सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एल्काइंस। इसमें हम मेनली एसिटिलीन की सिंथेटिक एप्लीकेशंस देखेंगे,
बिकॉज हायर मेंबर्स की एप्लीकेशंस एसिटाइलिन के कंपैरिजन में कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। ये कैसे बनती है कि जब आप हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन और एसिटाइलिन को मिलाकर जलाते हैं तो आपको बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो मैंने आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ाया कि ये रिएक्शन में इतना टेम्परेचर निकलता है कि इट इज सफिशिएंट टू मेल्ट मेटल्स ऑल्सो। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम वेल्डिंग के काम में लाते हैं। नेक्स्ट, एसिटाइलिन की हेल्प से हम एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, वेस्ट्रॉन मीन्स टेट्राक्लोरोइथेन, वेस्ट्रोसॉल मीन्स ट्राइक्लोरोइथेन हमें मिलती है। दूसरा, हम इसकी हेल्प से विनाइल क्लोराइड, जो कि आगे पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमराइज होके देता है, और आपको मिलता है विनाइल एसीटेट, जिससे आपको पॉलीविनाइल एसीटेट मिलता है, और विनाइल ईथर से पॉलीविनाइल ईथर, यानी कि डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स मिलते हैं। और अगर आपने विनाइल साइनाइड लिया, जिसको आप एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं, तो ये ऑर्लोन टाइप के फाइबर और पेन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये प्लास्टिक बनाने के काम भी आता है। साथ में एसिटाइलिन से आप क्लोरोप्रिन और ब्यूटाडाइन भी बनाते हो, जो कि आगे नेचुरल रबड़ बनाने के काम में आते हैं। और अगर आपने इसका टेट्राफ्लोरोइथीन डेरिवेटिव लिया तो आपको मिलता है पॉलीमराइज होकर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की एप्लीकेशन आप सब जानते हो कि अगर मेटल के ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग कर दें तो वो बर्तन जो है वो नॉन स्टिक कुकवेयर बन जाता है। आपने जिस तरह से प्रेशर कुकर, प्रेशर पैन या फ्राइंग पैन देखे होंगे जिनके ऊपर कोटिंग हो रखी होती है टेफ्लॉन की, तो वो नॉन स्टिक कुकवेयर बन जाते हैं। लिविसाइड एक वॉर गैस है जिसको आप एसिटाइलिन और आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन से बनाते हो, जिसका फॉर्मूला ये। तो ये वॉर गैस की तरह काम में आती है क्योंकि हम इसको वॉर में काम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ एल्काइंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन so that I can solve your queries also, and all the very best. Thank you.